बिक गई जिठानी। भाभी रोहन का ध्यान रखिएगा, मैं ऑफिस के लिए निकल रही हूँ, देर हो रही है, बाय। अरे अपना टिफिन तो लेती जा। ये लड़की भी ना मम्मी हाथ करती है। अब मुझे इसके ऑफिस जाकर इसका टिफिन पहुंचाना होगा। अब ये दोनों कहाँ गए? हाल में जाकर देख ले। उफ, तुम दोनों अभी तक रेडी नहीं हुए। रोहन, पिंकी, टीवी का रिमोट छोड़ो, बहुत हो गया टीवी देखना। पिछले 1 घंटे से दोनों कार्टून देख रहे हो। टाइम देखा है 8 बजने वाले हैं। पिंकी जाओ, रोहन को अंदर लेकर जाओ और फौरन दोनों तैयार होकर आओ। तब तक मैं नाश्ता तैयार करती हूँ। सुखी रह बहू, सुखी रह। जब ये हम छोड़ कर गए थे ना, तो मुझे लगा था कैसे ये घर संभलेगा, पर भगवान की कृपा से तूने पूरा घर ऐसे जोड़ कर रखा है कि लगता ही नहीं कि प्रिया तेरी देवरानी है। किसने कहा कि प्रिया मेरी देवरानी है मम्मी? मैंने हमेशा सुमित को अपना देवर नहीं, अपना बेटा माना है। तो प्रिया मेरी बहू हुई ना। और बच्चे तो गलतियां करते हैं, थोड़ा नज़रअंदाज करके अगर हम नहीं चलेंगे तो घर कैसे चलेगा? बच्चों की तो आदत होती है शैतानी करना, और बड़ों का धर्म होता है उन्हें माफ़ करते रहना। अपनी बड़ी बहू के मुंह से ऐसी बातें सुनकर वृंदा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो आंख पोंछते हुए फिर से माला फेरना शुरू कर देती है। ये थी एक झलक वृंदा निवास के अंदर की, जहाँ चारों तरफ सुख, शांति और प्यार था। और उसका श्रेय हम घर की बड़ी बहू केतकी को दे तो गलत नहीं होगा। दोपहर के वक्त मिहिर अपने घर खाने के लिए आता है, पर खाने की टेबल पर बैठकर वो लगातार एक दीवार की ओर टकटकी लगाए देखता जाता है। क्या हुआ बेटा, इतने टेंशन में क्यों है? कोई बात हुई है क्या? क्या बात है बेटा, मुझे बता। कुछ नहीं माँ, सब बढ़िया है, बढ़िया है सब। और ये कहते कहते मिहिर की आंखों से आंसू आने लगते हैं। अरे बहू, जल्दी बाहर आकर देख, मिहिर रो रहा है। मुझे बता भी नहीं रहा। पूछ तो जरा, इसे क्या हुआ? मेरा कलेजा फटा जा रहा है। वृंदा की आवाज़ सुनकर केतकी बाहर आती है और अपने पति के चेहरे को देखकर सब समझ जाती है। रहने दीजिए ना मम्मी, हम समझ लेंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। तुम दोनों को मेरी कसम, बताओ क्या हुआ है? इन्होंने दुकान में स्टॉक डालने के लिए 20 लाख का कर्जा लिया था, पर बिक्री हुई नहीं। अब कर्जदारों को पैसे कैसे चुकाएंगे? पिछले 1 महीने से ये भागा दौड़ी कर रहे हैं कि किसी तरह वो पैसे चुक जाए, पर अब कर्जदार इन्हें घर पर आने की धमकी दे रहे हैं। इतना कुछ हो गया और तूने मुझे बताया भी नहीं बेटा। अरे अभी भी मेरे पास बहुत पैसे हैं, सब ऊपर अपने साथ लेकर थोड़ी ना जाऊंगी। एक काम कर बेटा, तू मेरी वो FD तुड़वा दे और उन पैसों से अपने सारे कर्जे उतार ले। और याद रखना बेटा, अब से कभी भी कर्जा मत लेना। इन कर्जदारों का ऐसा है कि ये किसी के नहीं होते। अभी के अभी एक एक पाई चुका दे सबको। जी माँ, अभी जाता हूँ मैं। शाम के 7 बजे ही केतकी अपनी सास के पैरों में तेल लगाकर उन्हें खाना खिलाकर सोने भेज दिया करती। आज भी वो ऐसा ही करती है। कुछ देर बाद सुमित और प्रिया अपने ऑफिस से घर लौटते हैं। आते ही प्रिया रात के खाने की तैयारी में लग जाती है और रात का खाना बना लेती है। सभी साथ में खाने को बैठते हैं। मुझे तुम दोनों से कुछ बात करनी थी। देखो सुमित, मैं तो कमाती नहीं, वरना मैं भी घर के खर्च में पैसे ज़रूर देती, पर तू जानता ही है कि आजकल इनके हाथ ज़रा तंग है। बड़ी मुश्किल से सब मैनेज हो रहा है। तो प्रिया, अगर तुम भी। ये भी कोई बोलने की बात है भाभी? आपका हक है मेरे पैसों पर। आज से ही मैं घर खर्च में अपनी सैलरी से पैसे मिलाना शुरू कर देती हूँ, आप टेंशन मत लीजिए। खाने के बाद प्रिया अपनी सास के कमरे में जाने लगती है, पर दरवाजे पर ही केतकी उसे रोक लेती है। मम्मी अब तक सो गई होगी प्रिया। आजकल मम्मी कुछ ज़्यादा ही जल्दी नहीं सो जाती भाभी। मैं और सुमित इसी घर में रहकर भी मम्मी से मिल नहीं पाते। सुबह ऑफिस निकल जाते हैं और रात को जब आते हैं तो मम्मी सो चुकी होती है। बुढ़ापे का शरीर है ना प्रिया, ऊपर से ठंड भी है। मम्मी ज़्यादा देर तक उठी रहेगी तो उन्हें ठंड लग सकती है, तो उनसे कल बात कर लेना। आप सबका कितना ध्यान रखती है भाभी, थैंक यू सो मच। जाने अनजाने सुमित और प्रिया वृंदा से दूर होते जा रहे थे। केतकी और मिहिर और भी करीब। अब धीरे धीरे मिहिर ही अपनी माँ के सारे अकाउंट्स मेंटेन करने लगा था। केतकी अपनी सास के खाने पीने का ध्यान रखती तो मिहिर उनके फाइनेंस का। एक रोज़ मिहिर अपनी माँ के कमरे में जाता है और उन्हें उनका पासबुक देते हुए कहता है, बहुत बड़ी टेंशन होगी माँ, सारे बैंक बंद होने वाले हैं। सरकार कह रही है जिसके भी पैसे बैंक में लगे हुए हैं उसे फ़ौरन निकाल दे, और ख़ास करके 60 साल के ऊपर के जो लोग हैं उनके अकाउंट तो बंद होकर ही रहेंगे। उनके नाम जो भी संपत्ति है वो सरकार अपने अंदर कर सकती है। तो हमें इस घर, तुम्हारे बैंक बैलेंस, सभी के ऑनरशिप को ट्रांसफ़र करना पड़ेगा।
हे भगवान, अब क्या होगा? तो रुक, मैं अभी सुमित को फ़ोन करती हूँ। वो बैंक में ही काम करता है, वो कुछ ना कुछ दिमाग लगा लेगा। माँ, वो बस बैंक में काम करता है, बैंक का मालिक थोड़ी ना है। वो तो बच्चा है, अपना टिफ़िन तक संभाल नहीं पाता। वो भी केतकी को करना पड़ता है, तो वो क्या ही इन चीज़ों को संभाल पाएगा। इसलिए अर्जेंसी में मैं घर के पेपर्स बनवा कर लाया हूँ। आप एक बार इन पेपर्स पर साइन कर दीजिए तो ये घर मेरे नाम हो जाएगा, और आपके बैंक अकाउंट के सारे पैसे मैं अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करवा लेता हूँ। उसके बाद जैसे ही ये मामला शांत होता है तो मैं सब वापस कर दूँगा। बस उसके लिए आपको मेरे साथ बैंक चलना होगा। मुझे इतना तो नहीं पता, क्योंकि मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ। बेटा, तुझे जो भी समझ में आ रहा है ना, तू कर ले। मैं चलती हूँ तेरे साथ बैंक। मिहिर अपनी माँ के अकाउंट का सारा पैसा अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लेता है और घर अपने नाम करवा लेता है। वृंदा भी भोलेपन और विश्वास में सब कुछ मिहिर को सौंप देती है, और हाथ में संपत्ति आते ही मिहिर और केतकी अपना असली रंग दिखाना शुरू कर देते हैं। हर सुबह सबसे पहले उठने वाली केतकी आज अंगड़ा ही लेती रहती है। चाची, चाची मेरी चोटी बना दो ना। हाँ पिंकी, तू अभी तक तैयार नहीं हुई? मम्मी से डांट खानी है क्या? मम्मी तो आराम से खराटे ले रही है चाची। क्या भाभी अब तक उठी नहीं? लगता है उनकी तबीयत खराब है, मैं देख कर आती हूँ। प्रिया केतकी के कमरे में जाती है। आज तू ऑफिस छोड़ देना, बच्चों को देख ले, मैं आराम करना चाहती हूँ। ठीक है भाभी, कोई बात नहीं। प्रिया घर पर सभी के लिए नाश्ता बनाकर तैयार करती है। नाश्ते के टेबल पर सुमित कहता है, मम्मी वो एफडी पापा ने मेरे लिए लगाई थी ना, वो मैच्योर होने वाली होगी, निकाल लेते हैं और उससे घर की मरम्मत करवा लेते हैं, काफ़ी टूट फूट रहा है। अरे बेटा, वो पैसे तो निकाल लिए मैंने। क्या? कब? मुझे तो किसी ने बताया नहीं। अरे बताना मिहिर, वो क्या कह रहा था तू? मुझे तो सही से बताना भी नहीं आएगा। समझा दे सुमित को। बताता हूँ सुमित, तू अभी ऑफिस जा, लेट हो जाएगा नहीं तो। मुझे ही बता दीजिए भैया, मैं तो आज ऑफिस भी नहीं जा रही। प्रिया, जा बच्चों का टिफिन पैक कर। तू भी क्या इन बातों में समय बिता रही है? प्रिया और सुमित इस बारे में बात करने की बहुत कोशिश करते हैं, पर केतकी और मिहिर इस बात को सबके सामने आने ही नहीं देते। पर एक रोज महेश दरवाजे पर मिहिर से मिलने आता है। भैया तो घर पर नहीं है, आप दुकान पर जाकर उनसे मिल लीजिए। वैसे कोई ज़रूरी बात थी क्या? अरे इतनी बड़ी संपत्ति का मालिक बन गया है वो, धन्यवाद देना तो बनता है ना। जब भी वो आया कहना मैं आया था। ये सुनते ही प्रिया के होश उड़ जाते हैं। वो भागती हुई अपनी जेठानी के पास जाती है और इस बारे में पूछती है। 3 दिन हुए नहीं तुझे घर पर रहे कि तू इन चीज़ों में दिमाग लगाने लगी? कितने सालों से मैं घर संभाल रही हूँ, मैंने तो इन चीज़ों से कभी मतलब नहीं रखा। पर आपको हमें इस बारे में बताना तो चाहिए था। हम मम्मी को हम पर विश्वास है तो हम क्या करें, तू ही बता। अरे अरे अरे, तू दिल क्यों छोटा कर रही है? तुझे क्या लगता है हम धोखाधड़ी करेंगे? नहीं रे पगली, सब कुछ आधा आधा बटेगा। जा अब काम कर। हाँ। और ये बात सभी के सामने आ ही जाती है। मिहिर इस बात को ज्यादा बढ़ने नहीं देता और सुमित को झूठा दिलासा देकर एक बार के लिए बात दबा देता है। रात को जब पिंकी कमरे में खेल रही थी, केतकी मिहिर से कहती है, आखिरकार हमारी बरसों की मेहनत काम आ गई। मुझे तो लग रहा था मैं बस मम्मी के आगे पीछे घूमती रह जाऊंगी और मिलेगा खाली लोटा। ऐसे कैसे डार्लिंग, देखा नहीं कैसे 2 आंसू रोककर मैंने ये पूरा घर और प्रॉपर्टी अपने नाम करवा ली। अरे धीरे से बोलो, 2 आंसू क्या, तुम बड़े हो और सारी संपत्ति बड़े भाई की होती आई है। शुरू से राजा महाराजाओं के समय से यही तो होता आ रहा है। अब तुम्हारी माँ की बुद्धि धीमी है तो मैं क्या करूँ। अब तो बस धीरे धीरे इन दोनों को यहाँ से सफा करना है। पर एक बार में नहीं, धीरे धीरे। पड़ोसियों को भी इन बात का पता ना चले और इन दोनों को दिलासा देते रहना कि ये बेकार में कोई हंगामा ना करे, क्योंकि जीते जी मम्मी के दिमाग में इन्होंने कुछ भी भर दिया तो वो प्रॉपर्टी हमसे वापस लेने के लिए केस भी कर सकती है। दिन पर दिन गुजरते जाते हैं और अब केतकी प्रिया की पूरी सैलरी उससे लेना शुरू कर देती है। देखिए, अगर 1000-2000 भी मेरे हाथ में नहीं रहेंगे तो मेरे पर्सनल खर्चे कैसे निकलेंगे? अब इस प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा मैं तुझे अपने मन से दे रही हूँ ना, उससे करना जो भी खर्च करना हो। घर परिवार में इतना पैसा करेगी तो कैसे चलेगा? फिर मैंने भी पैसा देखना शुरू कर दिया तो फिर तो गई प्रॉपर्टी तुम लोगों के हाथ से। नहीं भाभी, कोई बात नहीं, आप ये रखिए सारी सैलरी, ये लीजिए। और हाँ, सुमित को कह दे, सिर्फ ऑफिस करेगा और चाहेगा कि घर में भी हिस्सा मिले तो ऐसा नहीं हो सकता ना। घर का काम भी उसे संभालना पड़ेगा। अब से सुबह पानी चढ़ाना, मार्केट से सब्जी लाना, रोहन को स्कूल से लाना, ये सब काम उसे ही करने होंगे।
बच्ची का वैन तो घर के बाहर ही आता है ना भाभी, तो फिर वैन हटवा दिया है मैंने रोहन का, बेकार में फिजूल का खर्च क्यों करना। अब से उसे स्कूल से ले आना और छोड़ना तुम दोनों की जिम्मेदारी है, कैसे क्या करना है देख लो। अब पिंकी को तो केत की वैन से स्कूल भेजती थी और रोहन को सुमित को ऑटो से ले जाना पड़ता था। एक दिन प्रिया अपने ऑफिस का टाइम एडजस्ट करती तो एक दिन सुमित। पर पिंकी को सब कुछ समझ में आ रहा था। वो बच्ची जरूर थी पर बेवकूफ़ नहीं। उसने हमेशा रोहन को अपने भाई के जैसा ही माना और एक सुबह वो स्कूल जाने से मना कर देती है। मुझे अच्छा नहीं लगता मम्मी, मैं नहीं जाऊंगी वैन से, मुझे बच्चे परेशान करते हैं। जब तक रोहन था वो मुझे बचा लेता था। मेरी गुड़िया नाराज है। अरे बेटा, अभी वैन क्या, तेरे लिए खुद की गाड़ी निकाल देगा तेरा बाप। वैसे मैंने सोचा है तुझे पर्सनल कमरा दे दूं, क्या कैसा रहेगा? चारों तरफ बाबी डॉल। मेरा रूम, यस। केत की फिर से माँ बनने वाली थी, इसलिए वो अपने दोनों बच्चों को एक अलग सा कमरा देना चाहती थी। पर घर में एक्स्ट्रा कमरा आता कहाँ से रात के खाने पर। पहले कितना अच्छा था ना मम्मी, बच्चे अपने माँ बाप के साथ सोते थे, उन्हें वक्त देते थे। तो क्या सोते ही थे, आज भी कई बच्चे सोते हैं। एक काम करो ना प्रिया और सुमित, तुम दोनों कुछ दिन के लिए मम्मी के पास ही सोना शुरू कर दो। वैसे भी मैं अपना कमरा रिपेयर करवाने का सोच रही हूँ, तो मैं तुम दोनों के कमरे में शिफ्ट हो जाऊंगी। पर हम अपना कमरा क्यों छोड़े भाभी? ये कोई बात हुई? ये तो सरासर ज्यादती है। अरे अरे सुमित, समझने की कोशिश करो। देखो, मुझे अभी पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ। इस हालत में मैं मम्मी के कमरे में सोऊंगी तो उन्हें भी प्रॉब्लम होगी और मुझे भी। मेरे कमरे की छत से 24 घंटे पानी लीक होता रहता है। अब ऐसी हालत में वहीं पर सोती रहूंगी तो वो पानी मुझ पर गिरता रहेगा, मेरी तबीयत खराब हो सकती है और उसका असर मेरे आने वाले बच्चे पर भी तो पड़ सकता है। देख लो माँ, मैं ना कह रहा था ये तुम्हारे साथ भी एडजस्ट नहीं कर पाएगा और तुम इसके नाम प्रॉपर्टी करने वाली थी, बच गई हमारी संपत्ति। और फिर से बात को गोल गोल घुमाकर मिहिर और केत की अपने देवर देवरानी का कमरा अपनी बेटी को दे देते हैं। एक रात पिंकी चुपके से रोहन के पास जाती है। घर में ये सब क्या हो रहा है रोहन? मुझे नहीं चाहिए ये कमरा, मुझे प्रिया चाची चाहिए, मुझे चाचू चाहिए। और मम्मी पापा ये सब क्यों कर रहे हैं? पता नहीं पिंकी, शायद ताया ताई जी को घर की प्रॉपर्टी चाहिए और उनके हिसाब से प्रॉपर्टी उसे मिलनी चाहिए जो उम्र में बड़ा हो। मैं समझ गई मुझे क्या करना है। और छोटी सी पिंकी अपना दिमाग चलाती है, ना नाश्ता करती है ना स्कूल जाती है और टेंशन में घर में इधर उधर चक्कर लगाती रहती है। प्रिया, प्रिया कहाँ हो तुम? पिंकी स्कूल क्यों नहीं गई? तैयार क्यों नहीं किया तूने उसे? मैं तो बहुत तैयार करना चाहती थी भाभी, पर न जाने से क्या हुआ है, ना ही उसने नाश्ता किया ना ही स्कूल जाना चाह रही है, बस इधर से उधर घूम रही है। इसी वजह से मैं भी ऑफिस नहीं गई। पापा को बुलाओ, पापा को बुलाओ। पिंकी रोती ही जाती है। उसे संभालने के लिए मिहिर वहां आता है। क्या हुआ मेरी गुड़िया, सुबह से रो क्यों रही हो? पापा, मम्मी को छोटा बाबू हो जाएगा तो फिर मुझे भी हर समय उसे अपनी प्रॉपर्टी देने की एक्टिंग करनी पड़ेगी। मैं क्यों इतना झंझट पालूं? मुझे नहीं देना अपना कमरा किसी को। जो बड़ा होता है सब कुछ उसी का होता है ना। तो मम्मी को बोलो मुझे बाबू नहीं चाहिए। ये क्या बोल रही है बेटा? अरे तुम्हें तुम्हारा भाई या बहन होगा, तुम्हें नहीं चाहिए? फिर वो चाचा चाची की तरह प्रॉपर्टी में आधा हिस्सा भी तो मांगेगा। मुझे क्यों देना है किसी को हिस्सा? आप दोनों भी तो चाचा चाची को घर से निकालना चाहते हो, तो मेरी प्रॉब्लम समझो ना। ये सुनते ही रोते रोते प्रिया पिंकी को अपने गले लगा लेती है। एक छोटी सी बच्ची के मुंह से ऐसी बात सुनकर केतकी के होश उड़ जाते हैं। ये क्या बोल कर गई पिंकी? उसे इस बच्चे से प्रॉब्लम होने लग गई। उसने तो वही बोला ना केतकी, जो वो होता देख रही है। पिंकी ने तो हमें आईना दिखाया है, हमें बहुत बड़ा पाप करने से बचाया है। मैं बड़ा हूँ इसलिए सारी संपत्ति मेरी होनी चाहिए, ये बोल बोल कर मैं खुद के मन को दिलासा दे रहा था कि मैं जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ। हम क्या कर रहे थे केतकी? ये हम क्या कर रहे थे? ये हमारा पाप ही है जो हमारे आने वाले बच्चों के सामने आकर खड़ा हो गया है। मैं अपनी बेटी को और गलत संस्कार नहीं दूंगा। आज रात को ही एक बैठक होगी जिसमें मैं प्रॉपर्टी को आधा आधा मेरे और सुमित के बीच बांट दूंगा। मुझे उसका हिस्सा नहीं मारना। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। पिंकी में जैसे संस्कार आ गए, वो तो अपने छोटी बहन या छोटे भाई से नफरत करेगी ही। हमें उसकी सोच बदलनी होगी। और उसी रात सभी के सामने मिहिर प्रॉपर्टी की पेपर्स बनवा कर लाता है, जिसमें अपने नाम की हुई पूरी प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा सुमित के नाम कर देता है।
माँ ये तुम्हारा चेक बुक, तुम्हारे सारे पैसे मैंने तुम्हारे अकाउंट में डाल दिए हैं। माँ तुम्हें जिस बच्चे को जो देने का मन हो तुम उसे दे सकती हो। और मुझे माफ़ कर दे सुमित, मेरे मन में लालच आ गया था, पर भाई बहन का रिश्ता क्या होता है ये तो मुझे इस पिंकी ने समझाया। कहाँ ये अपने चाचा के बेटे को अपने सगे भाई से ज़्यादा प्यार करती है, उसके बिना वैन से जाना भी नहीं चाहती। और कहाँ मैं अपने सगे भाई को उसके कमरे से निकाल रहा था। कोई बात नहीं भैया, आपको एहसास हो गया, इससे ज़्यादा बड़ी बात क्या हो सकती है। ये बच्चे ना भगवान का रूप ही होते हैं। जब हम भटक जाते हैं तो ये हमें रास्ता दिखाते हैं। और अपने घर में सब कुछ पहले की तरह होता देख पिंकी भाग कर रोहन के गले लग जाती है और वृंदा निवास फिर से खुशहाल हो जाता है।